मेरे ऑफिस में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जॉब करती थीं। सब लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और जवान थीं। मैं सारा दिन उनको देखता रहता मगर कभी भी किसी से दिल की बात नहीं कर पाता। मेरी उम्र 50 साल थी और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि वो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ी थी। वो ज़्यादातर बीमार रहती थी। मैं अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज करना और रोज़ योगा करने से मेरी बॉडी बहुत ही अच्छी थी और देखने में मैं 40 साल से ज़्यादा का नहीं लगता था। मेरा दिल अब भी जवान था। मेरा दिल चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करूं, मगर हिम्मत नहीं कर पाता था। डर लगता था कि कोई लड़की मेरे मुंह पर थप्पड़ न मार दे। आज जब मैं छुट्टी के बाद ऑफिस से घर के लिए निकला तो इसी बात को सोचते हुए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। शाम का अंधेरा घना हो चुका था। मौसम भी खराब लग रहा था। मुझे लगा कि शायद सड़क पूरी तरह खाली है, लेकिन फिर अचानक ही कोई मेरी गाड़ी के सामने आया था। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाए। मैं तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो गया हो, क्योंकि मेरी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जैसे ही मैं पास जाकर देखा तो पिंक कलर का शॉर्ट कुर्ता पहने और ब्लू जीन्स पहने एक खूबसूरत सी गोरी चिट्टी लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं अपनी आंखें झपकाना भूल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चौदहवीं का चांद जमीन पर आ गया हो। वो 17-18 साल की लड़की मेरी ही तरफ देख रही थी। कुछ देर तक तो मैं उसके चेहरे को देखता रहा और जब कुछ होश आया तो मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि आपको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई। उसने धीरे से ना में सिर हिला दिया और उठने की कोशिश करने लगी। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की तो उसने सड़क पर दूर पड़ी अपनी बैसाखी की तरफ इशारा किया था और उस बैसाखी पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की अपाहिज हो सकती है। सच कहूँ तो मैं पहली ही नज़र में उस पर दिल हार बैठा था। उसकी खूबसूरती ने मुझे अपना दीवाना बना रख दिया था। मैंने उसकी बैसाखी उठाई और उसे सहारा देकर खड़ा किया। वो धन्यवाद करके अपनी बैसाखी लेकर जाने लगी। तभी मैंने उसे आवाज़ दी और कहा कि आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे ऐसी अपाहिज लड़की का भला क्या ठिकाना हो सकता है। लोग तो हमें बहुत ही दया दृष्टि से देखते हैं। जाना तो मुझे घर था, लेकिन जिस रिक्शे वाले के रिक्शे पर मैं बैठकर आ रही थी वो रिक्शा रास्ते में ही ख़राब हो गया और उसने मुझे ये कहकर नीचे उतार दिया कि आप कोई दूसरा रिक्शा लेकर घर चले जाओ। अब मैं उससे क्या कहती कि मेरा घर इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं अपाहिज ना होती तो हंसती खेलती अपने घर चली जाती, लेकिन अपनी इस कमी के चलते मुझे रिक्शे की ज़रूरत पड़ी थी और मेरी किस्मत ख़राब कि ये रिक्शा भी ख़राब हो गया और देखो ना, मौसम भी ख़राब हो रहा है। कहते कहते उसकी आंखों में आंसुओं की चमक आ गई थी। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि मुझे अपना दिल तक महसूस हुई थी उसकी बात। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। पहले तो उसने हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। और फिर रात के सन्नाटे में एक आदमी पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठना किसी भी जवान लड़की के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे बहुत ही सुरक्षा के साथ उसके घर तक पहुंचा कर आऊँगा। कुछ देर सोचने के बाद वो मेरी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो सुंदर लड़की मेरी गाड़ी में बैठी तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी नज़र सड़क से कहीं ज़्यादा उसके ऊपर जमी हुई थी, क्योंकि उसे देखकर मेरे अंदर जज्बात मचलने लगे थे। मौसम पहले ही ख़राब था और अभी हम आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज़ बारिश होने लगी थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने मुझे अपना नाम अमीशा बताया था। कहने लगी, अब मैं घर कैसे जाऊँगी? अगर मैं ज़्यादा देर से घर पहुँची तो मेरा मकान मालिक दरवाज़ा नहीं खोलेगा और फिर मुझे सुबह तक दरवाजे पर ही बैठना पड़ेगा। अब मुझे समझ आ गया था कि वो इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही थी। उसे अपने मकान मालिक की चिंता सता रही थी। मैंने उसे कहा कि यहाँ से मेरा घर बहुत ही पास है, वो चाहे तो आज की रात मेरे घर पर गुजार सकती है। सच कहूँ तो मैं उसका साथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो अपाहिज जरूर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी ने उसकी इस कमी को पूरा तरह छुपा दिया था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगी कि मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। आपके घर में कोई औरत तो होगी ना? हाँ, मेरी पत्नी घर पर मौजूद है। ये सुनकर वो बिल्कुल ही शांत हो गई थी और सुकून से मेरी गाड़ी में सर पीछे को टिकाकर बैठ गई थी और फिर मैं उसे अपने बड़े से बंगले में ले आया।
मैंने अमीशा को ये नहीं बताया था कि मेरी पत्नी उम्र में मुझसे बड़ी है और शाम होते ही अपनी दवाई खाकर सो जाती है। अमीशा मेरा आलीशान बंगला बड़े हैरत से देख रही थी। वो बहुत ही हसरत भरे अंदाज में कहने लगी कि मैं तो आज तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसती आई हूँ। मैंने तो कभी इतना खूबसूरत घर सपने में भी नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था और फिर अचानक ही धीरे से उसके कान के पास में अपना सर ले जाकर कहा कि ये घर तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। मेरी बात सुनकर अमीशा एकदम से चौंक गई थी और मेरी शक्ल देखने लगी थी। मैंने बात ही कुछ ऐसी की थी, उसका चौंकना बनता था। अब भी वो मुझे हैरानी से देख रही थी कि मैंने उसे क्या कह दिया है। उसे इस तरह हैरान देखकर मैंने उसे बैठने का इशारा किया और फिर अपनी नौकरानी को आवाज़ देकर उसके लिए खाना बनाने के लिए कहा। कुछ देर तक वो खामोशी से मुझे ऐसे ही देखती रही, फिर कहने लगी, आपकी पत्नी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने अमीशा को बताया कि मेरी पत्नी एक 60 साल की औरत है। वो मुझसे उम्र में बड़ी है। वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा है। वो रात को 8 बजे दवाई खाकर ऐसे सोती है कि सुबह से पहले उसे कुछ खबर नहीं होती। सच बताऊं तो मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा साथी शामिल हो जाए जो मेरे अंदर की प्यास को मिटा सके। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात कह दी थी। वो कितनी ही देर तक खामोश बैठी रही थी। उसका चेहरा मुझे बता रहा था कि उसे मेरी बात बुरी नहीं लगी है, बल्कि वो मेरी बात पर सोच विचार कर रही है। इसीलिए तो मैंने मौका देखकर उस पर ये चोट लगाई और कहा कि ना ही मेरे आगे पीछे कोई है और मेरी पत्नी भी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुकी है कि वो बीमार रहने लगी है। मुझे ये घर अब काट खाने को दौड़ता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों मिलकर एक नई खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत करें। वो कुछ झिझकते हुए कहने लगी कि अगर आपकी पत्नी को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा। मेरी पत्नी से तो अपना आप भी संभाला नहीं जाता। वो भला क्या कहेगी। तुम बस शादी के लिए हाँ कह दो। अमीशा कहने लगी कि ठीक है, मुझे आपसे शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं शादी से पहले अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाए और फिर वो कहीं की ना रहे। इसीलिए आप अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा पहले मेरे नाम कर दें। अमीशा की बात से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। भला मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता था। मेरे पास जायदाद की कौन सी कमी थी। और फिर ये जायदाद मेरी अपनी भी तो नहीं थी, ये तो मेरी पत्नी की थी, जिसके साथ मैं बहुत ही मुश्किल से गुजर कर रहा था। मैंने अमीशा से वादा कर लिया कि मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। कहने लगी, ठीक है, मुझे भी शादी पर अब कोई ऐतराज़ नहीं है। एक 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई थी। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती थी। मैं तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे 20-25 साल के नौजवान का दिल धड़कता है। अमीशा के साथ आने वाली ज़िंदगी को लेकर मैं सपने सजाने लगा था। पूरी रात अमीशा बाहर हॉल में ही बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। मैं तो बस उसकी बातें ही सुनता रहा। उसकी बातों में इतनी मिठास और खूबसूरती थी कि मैं पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। अगली सुबह मैं खुद उसे उसके घर छोड़ आया था। एक गरीब सा इलाका था जिसके छोटे से घर के ऊपर वाले पोर्शन में वो किराए पर रहती थी। मैंने अमीशा से कहा था कि अगले हफ्ते तक सारे पेपर बनवाकर मैं उससे शादी कर लूँगा और जायदाद उसके नाम कर दूँगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई थी और मैं उसे छोड़कर वापस लौट आया था। वापसी के सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो उम्र के इस हिस्से में अमीशा जैसी लड़की मुझे मिली थी। खुशी के मारे तो मेरे पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी बीमार और बूढ़ी पत्नी जागी हुई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, रोमा बता रही थी कि तुम रात में किसी को घर लाए थे। फिलहाल मैं अपनी पत्नी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और अपनी पत्नी से कह दिया कि वो मेरे दोस्त की बेटी थी। वो आने वाले कुछ दिन तक हमारे घर में ही रहेगी, क्योंकि मेरा दोस्त किसी काम से दूसरे देश जा रहा है और ऐसे में उसकी बेटी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। उसकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को मेरे हवाले करके जा रहा है। ये सुनकर मेरी पत्नी खामोश हो गई थी, कुछ नहीं बोली। मैंने भी सुकून का सांस लिया था, क्योंकि अब मैं अमीशा को शादी करके इस घर में भी ले आता तो मेरी पत्नी को कोई ऐतराज़ न होता। ये एक हफ्ता मैंने अंगारों पर गुजारा था। अमीशा से मिलन का ख्याल ही इतना खूबसूरत था कि मेरी रातों की नींदें उड़ गई थीं।
ये एहसास तो मुझे आज से 25 साल पहले भी नहीं हुए थे, जब मेरी पहली शादी हुई थी। ये एहसास कुछ ही अलग ही एहसास है। मेरा मन अमीशा को बाहों में लेने के लिए मचलने लगा था। मेरी रातों की नींदें उड़ गई थीं और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद मैंने उसके नाम अपनी आधी जायदाद कर दी और उसे घर ले आया। शादी करवाने के लिए मैंने एक पंडित को बुला रखा था। घर बिल्कुल खाली था। मेरी पत्नी अपने कमरे में दवा खाकर सोई हुई थी। इस समय घर में मैं और अमीशा और सिर्फ पंडित जी ही थे। अमीशा कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। जब पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने लगे तो अमीशा ने उन्हें रोक दिया और मुझसे कहा कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं परेशान हो गया था कि शादी से ठीक पहले अमीशा मुझे क्या दिखाना चाहती है। इसी परेशानी की हालत में मैं उसे एक कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर उसने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा, फिर अपने बाजू से कपड़ा हटा दिया। उसके बाजू पर एक ऐसा निशान था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अविश्वास से आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। आज मैं अपने हाथों यज्ञ करने चला था। अमीशा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आपको कुछ याद आया या नहीं, या अब भी कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है। अगर आपकी वासना को शांति नहीं मिली है तो फिर कर लें मुझसे शादी और अपनी वासना की भूख मिटा लें, और कर लीजिए मुझसे शादी और कर लीजिए अपनी हर ख्वाहिश पूरी। अमीशा की ये बातें सुनकर मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी थी। अमीशा चुप हो जाओ, नहीं तो मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। अमीशा की बात सुनकर पास्ट चंद ही पलों में मेरी आंखों के सामने घूम गया था। जिन पलों को मैं अपनी ज़िंदगी से भुला बैठा था, वो पल मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की भांति चलने लगे थे। मेरा नाम विकास है और मैं चंडीगढ़ के एक छोटे से इलाके का रहने वाला था। मेरे पापा ने मेरी शादी अपने एक दोस्त के बेटी सीमा से करवा दी थी। मैं उस समय एक छोटी सी नौकरी करता था, मगर हमारा अपना घर था, इसलिए गुजर बसर अच्छी हो रही थी। सीमा बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी सी औरत थी और उससे शादी करके मेरी ज़िंदगी पूरी तरह खुशहाल हो गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। लेकिन फिर भगवान ने हम पर ऐसी कयामत डाली कि मैं इस कयामत से बुरी तरह टूट गया था। सीमा ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन मेरी बेटी अधूरी थी क्योंकि जन्म के समय से ही उसके दोनों हाथ नहीं थे। मैं और मेरी पत्नी अपनी बेटी की ये हालत देखकर बुरी तरह टूट चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, वो अपनी ममता का क्या करे। सीमा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी का सहारा बन गई। लेकिन एक अधूरे बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये काम कोई आसान काम नहीं होता। हम दोनों पति पत्नी ने उसे भगवान का फैसला समझा और स्वीकार कर लिया था। लेकिन मैं अपनी बेटी रिया के साथ इस तरह से मोहब्बत नहीं कर पाया था जैसे एक बाप को अपनी बेटी से होती है। उसके विकलांग होने की वजह से हम दोनों के बीच दूरियां आ गई थीं। वो मुझे देखकर किलकारियां भरती, आवाज़ें निकालती, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर देता। सीमा भी इस बात को महसूस करने लगी थी, लेकिन अब मुझे किसी के जज्बात की परवाह नहीं थी। कभी कभी तो मैं सीमा को ही रिया की विकलांगता का जिम्मेदार ठहरा देता था कि न जाने उसने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या किया था कि हमें एक विकलांग बच्ची पैदा हुई थी। दिन ऐसे ही तेज़ी से गुजर रहे थे और फिर पूरे 6 महीने बाद पता चला कि सीमा दोबारा उम्मीद से है। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था, लेकिन सीमा परेशान रहने लगी थी। उसे रिया की चिंता सताने लगी थी। रिया भी बहुत छोटी है और ऊपर से विकलांग भी है। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर वो उसे समय नहीं दे पाएगी। ऐसे में रिया का क्या होगा। रिया को तो फुल टाइम अपनी माँ की अभी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। मैं तो जल्दी से जल्दी अपने घर में एक हष्ट पुष्ट बच्चा देखना चाहता था। और फिर हमारे घर दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन हमारी आजमाइश का दौर ख़त्म नहीं हुआ था। हमारा दूसरा बच्चा भी अपने पैरों से विकलांग था और दूसरे बच्चे को विकलांग देखकर तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सीमा बेचारी तो पहले ही रिया की जिम्मेदारियों से परेशान थी, अब उसे दूसरे बच्चे को भी इसी तरह पालना था। लेकिन माँ होने के नाते उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और सारी हिम्मतों को जमा करके वो अकेले ही दोनों विकलांग बच्चों का बोझ उठाने लगी थी। उनसे ऐसे मोहब्बत करती थी कि मैं हैरान रह जाता था। मैं सोच में पड़ जाता कि सीमा कैसे इन अपाहिज बच्चों को इतना प्यार कर सकती है, कैसे इनकी इतनी देखभाल कर सकती है। हालांकि मैं तो उन दोनों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। हमारे घर जब तीसरे बच्चे और फिर चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो वो भी पहले दोनों बच्चों की तरह ही थे।
पता नहीं कमी मेरे अंदर थी या सीमा के अंदर, हमारे चारों ही बच्चे विकलांग पैदा हुए थे। मेरी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे, और फिर चारों ही बच्चे अधूरे थे और मैं इन अधूरे बच्चों का बोझ उठाना नहीं चाहता था। अब आए दिन मेरे और सीमा के बीच झगड़े होने लगे थे। उन चारों बच्चों की वजह से मेरे और सीमा के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थीं। मेरे 2 बच्चे हाथों से अपंग थे तो 2 पैरों से अपंग थे। मेरे लिए तो घर से निकलना भी मुश्किल था। जब भी मैं घर से बाहर निकलता तो लोग मुझे दया भरी दृष्टि से देखते थे और मुझे लोगों की ये दया बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मैं और सीमा ने ज़िंदगी के साथ साथ इसी तरह 7 साल गुजारे, और फिर जब मुझे लगा कि सीमा बच्चों में कुछ ज़्यादा ही खो चुकी है, अब उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं रह गई है। वो बच्चों में इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी थी कि रात के 1-1, 2-2 बजे तक वो बच्चों में ही लगी रहती थी। चारों ही बच्चे लाचार होने की वजह से सीमा को उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। हालांकि उसने एक नौकरानी भी रख ली थी, लेकिन फिर भी उसे बच्चों के बहुत सारे काम करने पड़ते थे। और जब रात को 1-2 बजे थक हार कर बिस्तर पर आती तो थकावट की वजह से आते ही सो जाती थी। मैं भी मर्द था और मेरी भी कुछ ज़रूरतें थीं, लेकिन अब मेरी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमा समय नहीं दे पाती थी। हर रात मैं अपना मन महसूस कर रह जाता था और ऊपर से मैं इन बच्चों का बोझ भी उठाना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने एक छोटा सा खेल रचाया। सीमा से कहा कि मुझे दूसरे शहर ऑफिस के काम के सिलसिले में जाना है, और फिर ये कहकर मैं दूसरे शहर चला आया और फिर अपने दोस्त के हाथों अपनी झूठी मौत का संदेश अपने घर वालों को पहुंचा दिया और फिर उन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा ली। मैंने अपनी पहचान छुपाई और दूसरे शहर में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मुझे अपने उसी दोस्त के जरिए नौकरी भी मिल गई और फिर वहाँ मौजूद मेरे ऑफिस की बॉस, जो एक विधवा औरत थी, उसका दिल मुझ पर आ गया। वो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ी थी। वो सीमा जैसी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके पास मौजूद दौलत ने उसकी हर कमी पर भारी पड़ गई थी। और फिर मैं अपनी बॉस से शादी कर ली और दोबारा पलटकर कभी अपनी बीवी बच्चों की तरफ नहीं देखा। मैं नहीं जानता था कि मेरी मौत की खबर उन पर किस तरह बिजली बनकर गिरी होगी और सीमा ने 4 अधूरे बच्चों के साथ आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी। मैं खुदगर्ज होकर एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी में खो चुका था, लेकिन समय के साथ साथ जब मेरी पत्नी बूढ़ी होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरे करने के काबिल नहीं रही है। और फिर जब मेरी मुलाकात अमीशा से हुई तो मैं बिना सोचे समझे ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर बैठा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी और जवान थी। वो अपाहिज थी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा था कि मैं उसका इलाज करवा सकता था। अगर मैं उसे एक नकली टांग भी बनवा कर दे देता तो वो पूरी तरह से खूबसूरत और पूरी इंसान हो जाती। यही सोचकर मैंने अपनी आधी जायदाद उसके नाम की थी और उसे शादी करने चला आया था, मगर अभी तक हमारी शादी नहीं हो पाई थी। और फेरों से पहले ही अमीशा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरा सर चकरा गया था। जब उसने अपने बाजू से कपड़ा हटाया, मुझे वो निशान दिखाया तो मुझे सब कुछ याद आ गया था। ये निशान तो मेरी एक बेटी के बाजू पर भी था और अमीशा मेरी बेटी थी। मैं सच कह रहा हूँ कि एक पल के लिए तो मेरा दिल किया कि मैं खुद अपना सिर दीवार पर दे मारूं। मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही थी, मुझे खुद से घिना रही थी। अमीशा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। 1 हफ्ते तक मैं अमीशा के बारे में क्या क्या ख्याल करता रहा था। अब जब वो ख्याल दिल में आते तो मेरा दिल कांप जाता था, खुद से घिन महसूस होती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अमीशा से माफ़ी मांग रहा था। अमीशा कहने लगी, आपने तो उस समय हमें बेसहारा छोड़ दिया था जब हम किसी काबिल भी नहीं थे। अमीशा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिरा था। वो मेरी तीसरे नंबर की बेटी थी और मुझे तो ना ही उसका नाम याद था ना ही उसका चेहरा, और उसी की वजह से मैंने इतना बड़ा धोखा खाया था। मैंने उससे कहा कि तुमने ये क्या किया है? अगर तुम मेरी बेटी हो तो मुझसे शादी करने क्यों चली गई थी? मेरी आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए कहने लगी कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मोहब्बत और प्यार चाहिए था और ये कदम उठाकर वो मुझे एहसास दिलवाना चाहती थी। अगर वो ये कदम न उठाती तो मुझे ज़िंदगी भर कभी एहसास न होता। मेरे मरने की खबर सुनकर मेरा पूरा परिवार ही टूट कर बिखर गया था। सीमा की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरी जुदाई में उन लोगों ने एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजारा था, क्योंकि ज़िंदगी के इतने साल अमीशा ने और उसके बहन भाइयों ने बहुत तकलीफ में काटे। सीमा ने बहुत मुश्किल से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उनकी शिक्षा और परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अमीशा को स्कॉलरशिप पर इस शहर में एडमिशन मिला और वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी। मेरी गाड़ी के सामने वो अचानक ही आ गई थी, लेकिन मेरी एक तस्वीर उसके पास थी जिस वजह से वो मुझे पहचान गई थी।
और फिर उसके बाद मेरे करीब आने के लिए और मुझे एहसास दिलाने के लिए उसने ये सब किया था। वो रोते हुए कह रही थी कि वो मेरी कमी को बहुत महसूस करती आई है और अब मेरा साथ चाहती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। सीमा ने मेरे बगैर चारों बच्चों की न सिर्फ अच्छी परवरिश की थी, बल्कि उन्हें पढ़ाया लिखाया भी था। इतने सालों बाद अपनी बेटी को इस तरह अपनी आंखों के सामने देखकर मैं हैरान भी था और परेशान भी था, कुछ खुश भी था। अपनी आंखों के सामने उसे एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते देखना चाहता था। मैं शर्मिंदगी का शिकार हो गया था। जिन बच्चों को मैंने बोझ समझकर फेंक दिया था, सीमा ने उन बच्चों को समाज का एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा काबिल इंसान बना दिया था। मेरे चारों ही बच्चे बहुत ही लायक और काबिल हो गए थे और मैं उम्र के इस हिस्से में एक बूढ़ी औरत और बेऔलादी के साथ ज़िंदगी जी रहा था। मेरी दूसरी पत्नी से मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं तो आज भी अपनी उन्हीं जिस्मानी ज़रूरतों के पीछे भाग रहा था जिनके लिए मैंने सीमा को छोड़ दिया था। मेरे लिए तो ये डूब मरने की बात थी। मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी थीं। अब मैं सीमा से माफ़ी मांगना चाहता था। मैं अपने चारों बच्चों को सीने से लगाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना कर सकता। मेरी बेटी अमीशा मेरे सीने से लग गई और कहने लगी कि हमें खुद से अलग ना करें। आपने जो कुछ भी किया वो एक बीता हुआ कल बन गया है और हम में से कोई भी उस पल को दोहराना नहीं चाहता। हमें अब आपकी ज़रूरत है। अमीशा के सहारे ही मैं सीमा तक चला आया था और उसने मुझे औलाद की खातिर माफ़ कर दिया था, वरना मैं माफ़ी के काबिल नहीं था। मैंने जो कुछ किया था बहुत ही गलत किया था, लेकिन सीमा ने जिस तरह मेरे बच्चों को पाला था, मुझे एहसास हुआ था कि मैंने हीरे को छोड़कर मिट्टी का सौदा किया था। मेरी दूसरी पत्नी को जब पता चला कि मैंने अपने पहले बीवी बच्चों से मिलने लगा हूँ, तो उसने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी थी और यह भी कहा था कि मैं अपनी सारी फैमिली को यहाँ लेकर आ सकता हूँ। हम एक साथ मिलकर रहेंगे। मेरी दूसरी पत्नी अब बहुत ही बीमार होती थी और उसे पता था कि वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। इसीलिए अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में मेरे साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। भगवान कभी कभी हमें बहुत सी मुसीबतें देता है और हमें आजमाता है। हमें भगवान की आजमाइश पर पूरा उतरना चाहिए। अगर भगवान एक मुसीबत खड़ी करता है तो आगे खुशियों के रास्ते भी खोल देता है। मैं अपने चारों बच्चों और सीमा को लेकर अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगा हूँ। सीमा बहुत अच्छी है। चारों बच्चे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं अब भी खुद को चोर महसूस करता हूँ कि मैंने उन लोगों के साथ बहुत गलत किया था। दोस्तों, सीमा ने मुझे माफ़ करके ठीक किया या गलत, मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए थी या नहीं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।